Okay. So, hello everyone. My name is Ananya. Welcome back to my channel. This is part 3 of my UPSC CSE Prelims 2026 question solving series. For those who are new here, I have attached my mark sheet for credibility and authenticity. You can pause the video and see. Now let's move directly to the questions. We'll start with question number. Please pardon me for the background noise. Yeah, we'll start with question number 44 in this part. Yes. Now this is, you can read the question. ये बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पढ़ नहीं रही हूँ. This question is strictly on Article 13 Fundamental Rights. Basic Polity का question है और फिर भी मैंने ये गलत किया और आई मेड दिस क्वेश्चन रॉन्ग. सिंपल बोल रहा है ये क्वेश्चन. अब जब मैं इसके बारे में पढ़ रही हूँ और ये मुझे गिल्ट भी देता है. X is talking about some definition of law and Y is talking about some definition of law. तो अब ये बोल रहा है कि X और Y में से कौन करेक्ट है, क्या दोनों सही हैं? तो बेसिकली Y की डेफिनेशन इज़ करेक्ट, X की 90% डेफिनेशन इज़ करेक्ट, लेकिन 10% गलत है. जहाँ पर वो ये कह रहा है कि Y गलत है. आई एम श्योर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको समझ आ गया होगा. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ दिस D. द व्यू ऑफ ओनली Y इज़ करेक्ट. मैंने मार्क किया था ये, जो कि गलत है. आई गॉट कन्फ्यूज्ड and I marked this question wrong, although it's a very simple question, but it could have been done simply by knowledge, but I marked it wrong. Yeah, so I'm not dwelling upon it further because there's no point telling you, because मेरा तो खुद ही गलत हुआ ये. So moving on to the next question. ये भी question मेरा गलत हुआ, polity का था. There is no article in the constitution that defines this. No article in the constitution, no article. Now बेसिक अगर हम इसमें PYQs की ट्रिक भी लगाते हैं, जहाँ पर हमने देखा है कि इस तरह के क्वेश्चंस. आई रिमेंबर लास्ट ईयर देयर वाज दिस क्वेश्चन वेयर दे हैड आस्क्ड दैट नन ऑफ द, देयर वर 3 स्टेटमेंट्स सेइंग नन ऑफ द पावर प्लांट्स यूजेस सी वाटर, नन ऑफ देम आर लोकेटेड दिस, समथिंग ऑन दोज लाइन्स, एंड ऑल द 3 स्टेटमेंट्स वर रॉन्ग. तो हमने देखा है कि जैसे नन करके कुछ भी आता है कि कोई भी ऐसा नहीं है, नन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लाइक दिस, कुछ करके ऐसे PYQs में हर साल दे गिव these kind of questions. तो अगर हम यही ट्रिक लगाते तो बाय दिस लॉजिक वी कुड हैव मार्क दिस क्वेश्चन राइट. बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने इतनी पॉलिटी पढ़ी है और अगर ये मैंने नहीं पढ़ा है, इसका मतलब ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में सच में मैंशन नहीं होगा. तो आई मार्क ऑल ऑफ देम राइट एंड आई मार्क्ड A एज द आंसर. जबकि the right answer according to UPSC is that there is no correct statement, meaning all these 3 statements are wrong. So ये मेरा अगेन गलत हुआ 2 क्वेश्चंस पॉलिटी के. तो हाँ, मतलब यहाँ पे कोई नॉलेज नहीं काम आई मेरी, कोई ट्रिक काम नहीं आई. इट इज़ व्हाट इट इज़. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट जो है उस पर ये क्वेश्चन है. नाउ मेंस में हम सोशल जस्टिस वाले पार्ट में हम पढ़ते हैं या कि ये एक्ट जो है ये पास हुआ है. आई थिंक या तो 2015 में आया है या 2016, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर. दिस इज़ व्हाट स्टक विद मी ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे द मोमेंट आई रेड द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 2018. नाउ ये मैं थोड़ा डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी कि 2018 में है, बिकॉज दिमाग मेरा यही बोल रहा था कि समवेयर इन दोनों ईयर्स में से कुछ भी आ रहा है. 2015 या 16 में कहीं तो ये एक्ट पास हुआ है. ऑल्सो वन मोर थिंग दैट ट्रिगर्ड मी दैट इन जस्ट अ सेकेंड, वन मोर थिंग दैट कॉट माई अटेंशन वॉज कि जैसे UPSC ना, आप कभी भी देखो क्वेश्चन ऐसे बनाता है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, वो लिखेगा यहाँ पे 2018, एन एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 2018. ये ना, इट इज़ अ वेरी डेलिबरेट अटेम्प्ट टू ओवर एक्सप्लेन. वाई आर यू ओवर एक्सप्लेनिंग? यू कुड हैव सिंपली रिटन 2018 हियर इफ 2018 इज़ द राइट आंसर और इज़ द करेक्ट ईयर. आपने यहाँ पे एन एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 2018 आपने जानबूझ के इसलिए लिखा बिकॉज यू वांटेड टू चेक इफ़ द कैंडिडेट नोज़ कि ये 2018 में ही आया है या 2000 मतलब किसी और साल में आया है. दैट कॉट माई अटेंशन. और थोड़ा डाउट तो मुझे वैसे भी था क्योंकि हमने पढ़ रखा है ये एक्ट कि ये इन दोनों ईयर्स में से आता है. सो आई मार्क दिस स्टेटमेंट रॉन्ग. ऑल्सो ये बाकी का स्टेटमेंट सही है बिकॉज वी नो रिजर्वेशन देता है एजुकेशन में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी, एंड इट प्लेसेस अ लीगल ड्यूटी ऑन गवर्नमेंट्स टू इंश्योर एक्सेसिबिलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन. वेरी जनरल एंड वेरी माइल्ड स्टेटमेंट. कैच इसमें इधर है. तो 2 रीज़न्स आपको मिलने चाहिए. एक तो आपको 2018 पे डाउट होना चाहिए और अगर आपको वो नहीं याद की तो मुझे लगता है कि ये आप थोड़ा सा पकड़ सकते हैं. देखिए
ये थोड़ा सा ना आपको PYQ सॉल्व करके आएगा कि ये स्पेसिफिकली क्यों लिख रहा है. इट कुड हैव इजीली रिटन हियर, आपको बस ईयर बोलता और आगे बढ़ जाता. यहाँ पे लिख रहा है द एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मीन समथिंग इज फिशी. सो आई मार्क दिस स्टेटमेंट रॉन्ग. द मोमेंट आई डिड दिस आई वाज हियर विद द आंसर, और यही है सही आंसर. क्योंकि देखो अब जो सेकंड स्टेटमेंट है, द सुगम्य भारत अभियान, विच इज़, पार्डन मी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, सॉरी गाइस. नाउ सुगम्य भारत अभियान, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, focuses on achieving universal accessibility for persons with disability across 3 domains: infrastructure, transport systems and ICT. 1, 2 and 3. ये इतना माइल्ड और इतना जेनरिक स्टेटमेंट है, ये तो सही हो गई. और जो उन्होंने, अब आप बोल सकते हो कि ये 3 कंपोनेंट्स, हाँ याद नहीं थे मुझे, बट ये 3 कंपोनेंट्स एक्चुअली में नीड है उनकी, पीपल विद हु आर डिफरेंटली एबल्ड, तो उनकी नीड है. तो ये मुझे बहुत रेलिवेंट लगा, तो आई मार्क दिस स्टेटमेंट इंस्टेंटली राइट. प्लस ऑल्सो मेरा तो ऑनेस्टली एलिमिनेशन से ही आंसर आ रहा था, तो सेकंड स्टेटमेंट इज़ राइट. थर्ड स्टेटमेंट की ये NDFTC इज़ अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप. हाँ मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कॉर्पोरेट अफेयर्स फिशी लगा. ऑल्दो ये वैसी कॉर्पोरेशन है, बट मुझे लगा कि शायद ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर होनी चाहिए. ठीक है, बट पता नहीं, बट क्योंकि मेरा एलिमिनेशन से ही आंसर आ रहा था, और UPSC हैज़ दिस टेंडेंसी कि वो मिनिस्ट्री में थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं, तो आई वेंट अहेड विद इट. बट ऑनेस्टली मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं तो इसी लॉजिक से गई थी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ डेफिनेटली रॉन्ग, एंड बाय दैट लॉजिक वी हैव द आंसर. क्योंकि इतना टाइम होता भी नहीं है कि आप एक एक ऑप्शन को इतना ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन करो. तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने तो फर्स्ट एलिमिनेट किया एंड देन आई वाज विद द आंसर. नाउ ये तो नाउ अब ये थोड़े 3-4 ऐसे क्वेश्चंस आएंगे विच आर शेयर नॉलेज बेस्ड, तो वो तो अच्छा है कि मतलब हम कर पाए. Consider the following statements about SC and provisions pertaining to SC and STs in India. Provision regarding the administration of tribal areas in the states of these are 5th schedule. No, this we know is wrong. ये तो 6th schedule में mentioned है. Some tribes of India are entitled to exemption from paying income tax on certain incomes. Now ये तो मतलब बिना दिमाग लगाए आपको मार्क करना है, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता. इतनी ट्राइब्स हैं इंडिया में, कोई तो एक ट्राइब होगी ना जिसको शायद कोई एग्जेम्पशन मिला होगा. देयर आर, आई मीन इट इज़ वेरी हार्ड टू से कि कोई ऐसी ट्राइब नहीं होगी. ऑल्सो PYQs के ट्रेंड से आप देखोगे कि सम जिस तरीके की भी स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर वेरी माइल्ड एंड जनरल स्टेटमेंट्स, जो दे हैव अ हाई चांस ऑफ गेटिंग राइट. तो ये तो मैंने सही माना. दिस स्टेटमेंट आई न्यू इज़ रॉन्ग. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू SC एंड ST. येस बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन SC STs को मिलता है, और उसके अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वी नो दैट विमेन गेट. So yeah, this statement is also right. Now, which of the following is correct? There are 2 correct statements that include statement 2. Yes, this is the answer. There are 2 correct statements that नहीं 1 and 3 नहीं है उसमें, 1 तो गलत है, this is wrong. There is only 1 correct statement. No, there are 2 correct statements wrong. All the 3 statements are correct. No, so this is the answer. ये क्वेश्चन मैं बोलूँगी इट इज़, ये बिल्कुल पॉलिटी का क्वेश्चन, मतलब सॉरी पॉलिटी का तो है, ये बिल्कुल लक्ष्मीकांत से उठ के क्वेश्चन आया है ये, एंड इट्स अ डूएबल क्वेश्चन, इट्स एन ईजी क्वेश्चन. ऐसे एग्जाम में मुझे लगता है कि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, एंड यू कुड हैव डन इट वेरी ईजीली. नाउ मूविंग ऑन टू द, मतलब इसमें कुछ ट्रिक और कुछ नहीं लगनी, ये तो सिंपल नॉलेज का है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेफरेंस टू क्वेश्चंस आस्क्ड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. ये भी लक्ष्मीकांत में एकदम स्ट्रेट अवे दिया हुआ है. अनस्टार्ट क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन, मैं आपको बताती हूँ मैंने याद कैसे करा था. स्टार्ट क्वेश्चंस ओरल और अनस्टार्ट क्वेश्चंस रिटन. मैंने याद करा था SO से, पता नहीं कोई, अब आई नो इट्स अ वियर ट्रिक कि स्टार्ट क्वेश्चन जो है वो ओरल होगा, तो दूसरा अनस्टार्ट है तो वो रिटन होगा. अब क्योंकि जो क्वेश्चन ओरल है, ओरल मतलब जो मिनिस्टर हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं, जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, वो वहीं ऑन द स्पॉट आंसर दे रहे हैं, तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. लेकिन रिटन है, वो पहले से लिखा हुआ है कोई आंसर, तो यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चन. ये लक्ष्मीकांत में हमने पढ़ा हुआ है. तो बाय नॉलेज अनस्टार्ट क्वेश्चन आर दोज टू विच अ मेंबर डिजायर एन ओरल आंसर. नो, अनस्टार्ट में तो रिटन मांगता है. स्टार्ट क्वेश्चंस आर दोज टू विच अ मेंबर डिजायर्स अ रिटन आंसर. नो, स्टार्ट क्वेश्चंस में तो ओरल आंसर जाता है. ये अगेन इज रॉन्ग. नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन एन अनस्टार्ट क्वेश्चन. येस, क्योंकि ये रिटन होता है, तो मतलब इट्स ऑलरेडी अ रिटन रिस्पॉन्स, तो इसलिए आप यू कैन नॉट फॉलो अप क्वेश्चन या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यू कैन नॉट आस्क. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट, and so there is only one correct statement. This is the right answer. और
क्योंकि all three statements are correct, no. The two statements are correct, that include statement two, no. There is no correct statement, no. देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है एग्जाम में, स्टार्ट मतलब ओरल, तो मतलब दिस इज आई एम टेलिंग यू कि ये तो बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन था, ये मेरा सही हुआ और आपका भी होना चाहिए था। तो मैं फोमो नहीं दे रही, मतलब कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में गलत हो जाते हैं, बट वी नीड टू ट्राई एंड अवॉइड इट, बिकॉज ये एज माई फ्रेंड कॉल्स इट, ये ब्लंडर क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज आपको ये फिर कट ऑफ से या अपने कंपेटिटर्स से दूर लेके जा रहे हैं। सो या वट एवर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगेन इट्स दो इट्स नॉट डायरेक्टली आई थिंक गिवन इन लक्ष्मीकांत, मैंने कमिटीज़ इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ी थी ऑनेस्टली, बट आई वॉज स्टिल एबल टू सॉल्व इट। ये वेलफेयर ऑफ SC/ST कमेटी पर है। All the members of the committee are elected from both the houses of parliament. The chairperson of the committee is appointed by Rajya Sabha. मुझे लॉजिक उसका समझ नहीं आया कि वाई राज्य सभा। 20 members are elected by the Rajya Sabha and 10 members by Lok Sabha. By now I understood कि ये राज्य सभा और लोक सभा में कंपैरिजन दिखा रहा है, एंड इट इज़ अटरली रॉन्ग, बिकॉज आप वैसे भी देखो SC/ST को, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, SC/ST को रिजर्वेशन मिलता है लोकसभा में, ठीक है। तो आप मतलब मैंने ये सोचा कि लोकसभा में उनको रिजर्वेशन मिलता है, लोकसभा इज़ हाउस ऑफ द पीपल, तो अगर कोई भी कमेटी SC/ST से रिलेटेड बनेगी तो मेंबर्स लोकसभा के ज़्यादा होने चाहिए या बराबर हों, ऐसा हो कि राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स बराबर हो, बट टू से कि राज्यसभा के मेंबर्स ज़्यादा हैं, दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही है। No minister except for Union Minister of Social Justice is eligible to be a member of this committee. This statement is again wrong. ये कॉमन सेंस से मैंने गलत किया, क्योंकि आप देखो, अब जैसे कुछ कमिटीज़ होती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल कमिटीज़ जो होती हैं हमारी फाइनेंशियल कमिटीज़ होती हैं, 3 होती हैं, एक पैक है आपकी और एक कमेटी ऑन PSUs एंड एक एस्टिमेट्स कमेटी। इनमें मिनिस्टर्स आर नॉट अलाउड, बट SC/STs की कमेटी है, उनके वेलफेयर के लिए कोई कमेटी बनी है, तो सिर्फ सोशल जस्टिस के ही मिनिस्टर क्यों मेंबर होंगे? कोई और मिनिस्टर भी हो सकता है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के भी हो। तो कोई सेंस नहीं समझ में आया मुझे इसका, लॉजिकली इट वॉजंट करेक्ट, मतलब फैक्चुअली आई डिडंट नो, बट लॉजिकली आई न्यू कि दिस इज़ नॉट द आंसर, तो ये भी मैंने गलत मार्क किया। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स टर्म ऑफ 2 years। नो, वी नो दैट एवरी कमेटी, वी नो एक साल के लिए होती है, स्टैंडिंग कमेटीज़ जो होती हैं 1 साल के लिए होती हैं, तो ये 2 साल के लिए क्यों होगी? तो गलत है। इस लॉजिक से मैंने ये भी करा, मुझे समझ में आ गया कि ये राज्यसभा और लोकसभा में फंसाने की कोशिश कर रहा है कि चेयरपर्सन राज्यसभा से होंगे, क्यों होंगे राज्यसभा से, लोकसभा से होंगे, या ऐसा होगा कि कोई प्रोविज़न नहीं होगा कि चेयरपर्सन किसी भी हाउस से हो सकते हैं, बट उससे कि राज्यसभा से ही होंगे, ये तो मतलब ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, या तो लोकसभा से हो या किसी से भी हो, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो ये भी मुझे समझ आ गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट समझ के कि क्वेश्चन एक्चुअली में क्वेश्चन आपको फंसाना कहाँ जा रहा है। सो आई मार्क्ड फर्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो रॉन्ग, और फिर उससे मेरा आंसर आ गया दैट देयर इज़ नो करेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज़ हाउ आई मार्क्ड इट। सो आई एम टेलिंग यू कि मुझे जैसे कमिटीज़ वाले चैप्टर में आई थिंक ये सब दिया हुआ होगा, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर, लेकिन स्टिल आई वॉज एबल, बट मुझे याद नहीं था ये, बट स्टिल आई वॉज एबल टू मार्क इट राइट, बिकॉज थोड़ा सा कॉमन सेंस आपने लगाया और आपको एक अंडरस्टैंडिंग है कि 2 years के लिए नहीं 1 year के लिए आती है, कि सोशल जस्टिस के ही मिनिस्टर क्यों होंगे, और भी तो कोई मिनिस्टर्स मेंबर हो सकते हैं। 20 members फ्रॉम राज्यसभा, क्यों 20 members बराबर हों या लोकसभा के ज़्यादा हों, बट वाई राज्यसभा हैज़ एन अपर एज इज़ व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड हियर, दैट इज़ वाई आई मार्क दिस क्वेश्चन राइट। Okay, so hello everyone. I'm sorry, this is part 3 of, this is part 2 of the Prelims 2026 series, whereby I'm solving in this video I'm solving around 25 questions, and just honestly discussing how I solve the paper in real time situation, and so yeah, just give me a second. Yeah. So now coming to the first question, consider the following statements relating to the use of the place value system in India. The earliest epigraphic use of the place value system in India is found in the Mankani plates. Just a second. In the Mankani plates from Gujarat. Now, no idea. Mankani plates का नाम भी नहीं सुना था मैंने honestly, क्योंकि मतलब हम कई सारी ऐसे plates सुनते हैं, लेकिन मनकानी plates नहीं, कुछ भी idea नहीं है, तो इस first statement का cannot say. Second, in the 9th century, place values become general in inscriptions all over India. अब
पता तो ये भी नहीं है, लेकिन एक जो वही की PYQ से जो आपका एक बेसिक एक्यूमेंट डेवलप हो जाता है, उससे समझ में आता है कि सारे इंस्क्रिप्शंस में ऐसा हो ऑल ओवर इंडिया। इंडिया इज नॉट अ स्मॉल कंट्री टू से, सो टू से कि सारे इंस्क्रिप्शंस में ऐसा होगा सीम्स अनलाइकली। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई रूल्ड आउट दिस ऑप्शन, क्योंकि अटेम्प्ट करना था मुझे ये क्वेश्चन, बिकॉज कितने क्वेश्चंस आप छोड़ोगे हो, और मुझे लगा कि इस लॉजिक से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इन द प्लेस वैल्यूज हैव बीन फाउंड इन संस्कृत इंस्क्रिप्शंस इन साउथ ईस्ट एशिया आर एज अर्ली एज 7th century। हाँ, मतलब हो सकता है साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि मतलब ट्रेड होता था, तो संस्कृत इंस्क्रिप्शंस मिल सकते हैं। मतलब ये बहुत ही इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट टू से कि कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। और एनीवेज ये वाला स्टेटमेंट जब गलत हो जाता है तो बाय मतलब एलिमिनेशन ये आंसर है, जबकि बाय यूपीएससी ने इसको ये आंसर नहीं दिया है। अकॉर्डिंग टू यूपीएससी आंसर इज समथिंग एल्स, बट आई थिंक ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली सभी लोगों का रॉन्ग होगा, क्योंकि सबने मोस्टली इसी लॉजिक से सॉल्व किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को लेके मेरी थ्योरी ये रहती है दैट यू शुड गो विद विद योर गट फीलिंग, विद योर इंस्टिंक्ट, विद द natural tricks that you have developed. Actually they are not tricks, they are your understanding of PYQs. तो अगर आपने वो over the period of time develop करी है तो use them in exams, in the final exam। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब आप बोलोगे कि यार ये तो मेरा गलत हो गया यूपीएससी के हिसाब से, हाँ हो गया, लेकिन बहुत सारे सही भी होंगे। तो इट्स अ कैजुअलिटी दैट वी एक्सेप्ट। एंड या सो मतलब मैंने ऑनेस्टली बता दिया कि मैंने ऐसे सॉल्व किया था, ऑल्दो मेरा आंसर इसका गलत है, बट या। Now moving on to the next question. Consider the following statements about the archaeological findings in Harappan towns. Now, moving on to the next question. Mission Sudarshan Chakra of India. It aims to enhance India's air defense, ballistic missile defense, and aerial offensive capabilities. The mission is being designed to enhance rapid, precise, and powerful defense responses, reinforcing India's strategic autonomy. Now, मुझे पता था कि ये मिशन सुदर्शन चक्र आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर के बाद इट वाज लॉन्च्ड, एंड एयर डिफेंस से रिलेटेड था, ये भी पता था, बट एग्जैक्टली क्या है ये नहीं पता था। जैसे ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, हो सकता है ये बैलिस्टिक की जगह क्रूज हो, नहीं पता। बट दिस स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, दिस मिशन इज़ बीइंग डिज़ाइन, मतलब बहुत ही माइल्ड और बहुत ही, क्योंकि डिफेंस रिस्पॉन्सेज के लिए है, इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को तो रीइंफोर्स करेगा। तो दिस स्टेटमेंट आई कंसिडर it to be correct. Now, one of the aims of this mission is to cover all public places of India by an expanded nationwide security shield by 2035. All public places caught my attention. मुझे लगा कि यार all public places, इतनी सारी public nature की जगहें होती हैं, तो सब जगह तो नहीं गवर्नमेंट डिप्लॉय कर सकती, ये इकोनॉमिकली भी मुझे लगा कि feasible नहीं है। So by that logic I eliminated this option. ये मैंने eliminate किया, तो I had a choice between B and D. Now second statement I knew is right, तो I marked this as the answer। जबकि यूपीएससी ने जो आंसर दिया है इट इज़ दिस। ऑल्दो सम पीपल आर क्वेश्चनिंग रिप्रेजेंटेशंस, काफ़ी बच्चों ने फाइल कर रहे हैं सेइंग दैट थर्ड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, बट अभी तक तो यही है आंसर, सो वील टेक इट एज इट इज़ सेट बाय यूपीएससी। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये लॉजिक मैंने लगा के किया, और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जब आप कोई ऐसी क्वेश्चंस आए तो आपको लगे कि गलत भी हो सकता है, बट यू सी वी डोंट नो। ऐसे अगर 3-4 क्वेश्चंस, जैसे कि मैं रिपीटेडली अपनी वीडियोस में मेंशन करती हूँ, दैट आई फील दैट अगर आप नेट देखोगे तो आप पॉजिटिव में ही आओगे। डोंट जस्ट लुक आउट फॉर दोज 2-3 क्वेश्चंस जहाँ पे आपने इस तरीके के लॉजिक्स लगाए और आपका आंसर गलत हो गया। यू शुड लुक एट द लार्जर पिक्चर। लार्जर पिक्चर में आपको हमेशा पॉजिटिव, नेट यू विल ऑलवेज बी इन पॉजिटिव, सो दैट इज़ समथिंग दैट यू मस्ट अप्रिशिएट। एंड या नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवर ब्रिजेस के बारे में ये क्वेश्चन है। मैत्री सेतु बिल्ट ऑन फेनी रिवर, सबरूम इन बांग्लादेश को कनेक्ट करती है रामगढ़ इन इंडिया से, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। अब मैं बताती हूँ मुझे इसमें पता क्या था। मुझे पता था कि मैत्री सेतु एक ब्रिज है जो बांग्लादेश से मतलब इंडिया बांग्लादेश के बीच में बना है, फेनी रिवर पर है, मुझे ये भी पता था, ये दिस वाज नॉलेज पार्ट। सबरूम इन बांग्लादेश मुझे ये भी पता था सरप्राइजिंगली, बट मुझे याद आ रहा था कि मैंने ये मेंस में कभी तो पढ़ा था कि ये रामगढ़ की त्रिपुरा में कोई जगह है, इट कनेक्ट त्रिपुरा टू सबरूम इन बांग्लादेश। अब त्रिपुरा में मुझे लगा कि रामगढ़ नाम की जगह त्रिपुरा में नहीं हो सकती, मतलब हो सकती है बट रामगढ़ इट्स अ वेरी हिंदी नेम, तो मतलब यूजुअली त्रिपुरा या मतलब ऐसी जगहों पे इस तरीके के नाम मैंने नहीं सुने, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे नहीं होते, बट ऐसा मेरे को लगा। सो बाय दैट लॉजिक आई एलिमिनेटेड दिस ऑप्शन। द मोमेंट आई एलिमिनेटेड दिस, अब मेरे पास 2 स्टेटमेंट बचे हैं।
थर्ड स्टेटमेंट अब डेफिनेटली राइट हो ही जाता है क्योंकि एलिमिनेशन से. सेकंड स्टेटमेंट, झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज कनेक्ट्स इंडिया विद म्यांमार. अब देखो, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि ये जो ब्रिज है ना झूलाघाट, अगेन मुझे नाम लगा कि झूलाघाट नाम मुझे लगा कि जब मैत्री सेतु बांग्लादेश से कनेक्ट कर रहा है तो उसका नाम है मैत्री सेतु, मतलब समथिंग लाइक फ्रेंडशिप ब्रिज और समथिंग. तो झूलाघाट नाम क्यों होगा उसका, ऐसा मेरे को लगा. अब ये देखो, दिस इज़ प्योर लक. ये सिर्फ ऐसा है कि उस वक्त मुझे ऐसा लगा तो आई मार्क दिस स्टेटमेंट ऑल्सो एज रॉन्ग और मैंने ये आंसर निकाल दिया और यही आंसर भी है. लेकिन अगर आप 2 और 3 पे भी जाते तो आई थिंक इसमें आपकी गलती नहीं होती, बिकॉज ये मैंने थोड़े अपने एक अंदर से एक मुझे फीलिंग आ रही थी कि यार जब मैत्री सेतु जैसे 2 कंट्रीज़ के बीच में इफ़ देर इज़ सम इनिशिएटिव तो वी कीप द नेम, वी कीप द न्यूट्रल नेम, या हम कुछ ऐसा नाम रखते हैं जो फ्रेंडशिप को डिस्क्राइब करे. जैसे जैसे सलमा डैम है, सो वी कॉल इट इंडो अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम. सो मुझे वैसा ही लगा, तो मुझे लगा कि झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज नाम क्यों होगा उसको. तो मैंने बाय दैट लॉजिक आई एलिमिनेटेड इट एंड आई वाज हियर विद द आंसर. बट इवन इफ़ यू वर टू कम बिटवीन दीज 2 ऑप्शंस इट्स स्टिल फाइन, क्योंकि हर ऑप्शन में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप आंसर पे रीच कर ही जाए. सो इट्स फाइन इफ़ यू वॉन्ट एबल टू. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये 0 FIR के बारे में है. पता नहीं, आई टुक ईच स्टेटमेंट टू बी राइट. मुझे लगा कि A 0 FIR can be lodged at a police station even though the place of commission. हाँ, ये तो पता था कि ये सही होगा, ऐसा मुझे लगा. The officer in charge of the police station where a 0 FIR has been lodged may with the permission of the competent authority initiate a preliminary inquiry. हाँ, मतलब मुझे लगा कि कर सकते हैं अगर किसी और उसमें रजिस्टर हुई है तो कोई क्योंकि लिखा हुआ है with the permission of the competent authority. अंडर 0 FIR इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द इन्फॉर्मेंट टू फर्निश इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली. हाँ, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली मुझे लगा कि टू दी मतलब इलेक्ट्रॉनिकली आपको शायद उस स्टेशन को भी इन्फॉर्मेशन देनी होती होगी जहाँ का एक्चुअली में ये केस है, ऐसा मेरे को लगा. इट साउंडेड ऑनेस्टली लॉजिकल टू मी, क्योंकि ज़्यादा पता नहीं था. बस मुझे पता था कि 0 FIR होती क्या है, इतनी डिटेल में नहीं पता था. सो आई मार्क्ड दिस इज़ राइट, जबकि एक्चुअल आंसर आपका है D. So only this statement is right, these 2 statements are wrong. तो ये मेरा गलत हुआ. Also इस क्वेश्चन के लिए I'd like you to write in comment कि आपका ये क्वेश्चन क्या रहा, because this is a question जो मतलब I want to see कि मतलब I faltered at applying tricks or is it just knowledge that मतलब knowledge की वजह से ही मेरा गलत हुआ. Now moving on to the next question. With reference to ये match the following pattern. I think last to last year UPSC introduced for the first time. इसमें मैं बता देती हूँ, ये मैंने पढ़ा था इकोनॉमी में, दैट इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ये मुझे नॉलेज से ही पता था, तो ये तो गलत ही है. CBI मुझे इसलिए पता था कि ये तो मुझे पता था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और ग्रीवेंसेस के अंदर आती है, क्योंकि आई रिमेंबर लक्ष्मीकांत में देयर इज़ दिस चैप्टर जहाँ पर एक टेबल में ना दिया हुआ है कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस दी हुई हैं, जैसे CIC, CVC, CBI, और उसमें दी हुई हैं मिनिस्ट्रीज़. और ये थोड़ा सा ना आउटलायर लगा मुझे, आउटलायर नहीं बोलेंगे इसको, थोड़ा मतलब काउंटर इंट्यूटिव बोलेंगे. काउंटर इंट्यूटिव मुझे इसलिए लगा बिकॉज ऐसा लगा कि यार मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर CBI क्यों आएगी. ऐसा लगता है कि ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आनी चाहिए, है ना. तो दैट कॉट माई अटेंशन. तो मुझे पता था कि मुझे ये पहले से पता था क्योंकि ये बुक में दिया हुआ था, और क्योंकि ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है तो याद रह गया मुझे. तो दिस स्टेटमेंट इज़ डेफिनेटली रॉन्ग, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, टू कोऑर्डिनेट बिटवीन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़. मुझे लगा कि हाँ, मतलब नाम से ये इंटेलिजेंस ब्यूरो है तो मैंने लॉ इन्फोर्समेंट मतलब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाएगा. दिस पार्ट आई वाज श्योर, बट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आई वाज नॉट श्योर. मुझे लगा कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो है तो ये हो सकता है कि चांसेस ज़्यादा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर हो. तो आई मार्क्ड दिस स्टेट, बट स्टिल आई समहाउ मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि होम अफेयर्स के अंडर भी हो, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने ऐसा भी सोचा कि 2 ये ऑप्शंस तो ऑलरेडी गलत दे चुके हैं, तो हो सकता है ये सही हो. आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, ये बहुत एब्सर्ड लॉजिक है, एक्चुअली कोई लॉजिक ही नहीं है, लेकिन मुझे लगा एंड आई मार्क द स्टेटमेंट राइट. सो आंसर इसका ये है.
और यही मैंने मारा। पहले देखो मैं पहले नन मार रही थी, बट फिर लास्ट में जब मैंने कॉल ली तो फिर मैंने यही मार दिया, यही सोच के कि 2 स्टेटमेंट्स ये जो हैं ये तो गलत ही हैं, तो हो सकता है यूपीएससी ने ये वाला एक स्टेटमेंट सही बनाया हो। तो कई बार ऐसे मतलब अब ये कोई लॉजिक नहीं है, बट मतलब कई बार ऐसा करना पड़ता है कि आ नहीं रहा फिर भी। ठीक है, नाउ दिस इज़ वन क्वेश्चन जो ड्रॉप ही हो गया है, तो ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन 55th, दिस इज़ ऑन AI Impact Summit 2026 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो थोड़ा बहुत देखो पढ़ा भी था हमने इसके बारे में, बिकॉज रिसेंटली हेल्ड थी। ऑल्सो 2025 में AI की एक समिट हुई थी, आई थिंक फ्रांस में जो समिट हुई थी शायद, या ब्लेच की, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, स्पेलिंग शायद ये अच्छी, यूके में हुई थी। इस पर क्वेश्चन था, इन दोनों में से किसी एक पे क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा ऑब्वियस भी बन जाता है कि न्यू दिल्ली में हुई है तो ज़्यादा ही चांसेस हैं। प्लस AI इज़ अ वेरी इज़ अ बजिंग टॉपिक, तो इस पे आना ही था। द समिट्स इंटेलेक्ट, आई रिमेंबर मैंने एग्जाम से इट्स अ वेरी फनी एनेक्डोट, फ्रेंड ऑफ माइंड शेयर्ड कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड मैंने उससे पहले नहीं पढ़ा था इसके बारे में। सो जस्ट अ डे बिफोर आई रेड, एंड आई रिमेंबर मैंने PIB की साइट खोली थी, एंड द फर्स्ट थिंग आई सॉ वॉज दैट ये people planning and progress, so I knew that it is people planning and planet, इनमें से मतलब कोई एक तो गलत है, तो ये स्टेटमेंट तो डेफिनेटली रॉन्ग हो जाता है। सो बाय दैट लॉजिक आई एलिमिनेटेड दिस ऑप्शन। अब कॉल इसमें से लेनी थी, इसमें से आई मिस्ड, ये मेरा गलत ही हुआ एंड में। द प्रीएम्बल ऑफ द समिट स्ट्रेसेस डेमोक्रेटाइजिंग AI रिसोर्सेज विच एक्नॉलेजेस द चार्टर फॉर डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ AI एज अ बाइंडिंग। नाउ आई शुड हैव नोन कि बाइंडिंग कोई भी चीज़ मोस्टली होती नहीं है। टू सपोर्ट लोकली रेलिवेंट इनोवेशन एंड स्ट्रेंथन रेजिलियंट AI इकोसिस्टम्स वाइल रेस्पेक्टिंग नेशनल लॉज। अब जैसे प्रीवियस ईयर में भी, आई थिंक लास्ट ईयर देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस अग्रीमेंट, जहाँ पे कुछ तो उन्होंने बोला, नहीं हेल्थ डिक्लेरेशन था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द क्वेश्चन, वो उसमें यही दे रखा था कि वो बाइंडिंग है, वाइल इन रियलिटी इट वाज नॉट। तो ये है कि बाइंडिंग फ्रेमवर्क बहुत कम ऐसे होते हैं जो फ्रेमवर्क्स बाइंडिंग हो। तो बाय दैट लॉजिक आई शुड हैव एलिमिनेटेड दिस ऑप्शन और मैं आंसर पे आ जाती, बट पता नहीं क्या, तो मैंने ये पढ़ा नहीं, आई डोंट नो, मुझे लगा कि बहुत जेनरिक है, मैं ऐसे करके पढ़ रही थी और मुझे लगा सब जेनरिक है और बाइंडिंग आई मिस्ड, सो आई ट्रीटेड इट एज राइट, तो इसलिए आई मार्क C, वाइल इन रियलिटी द आंसर इज़ दिस। अब इसमें थर्ड स्टेटमेंट मैंने पढ़ा ही नहीं कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन AI इट वाज स्ट्रक्चर्ड अराउंड 7 पिलर्स। ठीक है, मतलब क्योंकि आई अस्यूम्ड कि मतलब सही ही होगा, बट एलिमिनेशन से आया है तो ठीक है। मतलब आप यू कुड हैव गॉन नीचे से ऊपर भी, कि अगर आपको इस पे डाउट था, बट मैं ऊपर से नीचे आई और मुझे पहले ही यहाँ पे कैच समझ आ गया, तो बट स्टिल गलत तो हुआ ही मेरा, बट दिस इज़ हाउ यू कुड हैव सॉल्व्ड इट। नाउ दिस इज़ अ प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। आसियान कंट्रीज़ के बीच में आसियान और इंडिया के बीच में कनेक्टिविटी, दिस वी नो, कालाघाट मल्टी मॉडल, ये वैसे भी न्यूज़ में बन जाता है बिकॉज म्यांमार में जो सिचुएशन चल रही है उसके बाद, तो दिस इज़ राइट। IM दिस इज़ ऑल्सो, ये आई थिंक 2023 में क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पर, मतलब 3 स्टेटमेंट्स थे जिसमें से कि 1 स्टेटमेंट वाज ऑन IMT, कि कनेक्ट, ये इसको कनेक्ट करता है, ये इसको कनेक्ट करता है, ये इसको कनेक्ट करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो PYQs में था ये, ठीक है। और अगरतला अखौरा रेल लिंक, ये मुझे पता था कि ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, दिस आई न्यू, ठीक है। और एनीवेज अगर आपको ये दोनों के बारे में श्योर है तो आपके पास UPSC ने ऑप्शंस भी इतने स्मार्टली और इतने मतलब मुझे लगता है कोऑपरेटिवली डिज़ाइन करें हैं कि आप तीनों तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो आप इस पे आंसर पे आ सकते थे और आंसर यही है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस जो समझ आ रहा था कि क्या ही करेंगे इसमें। मुझे पता था ये मंगदेचू जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है ये भूटान से है, मैंने देखो मार्क भी करा हुआ है ऐसे करके, तो आई एलिमिनेटेड दिस कि A का तो 3 होगा, तो मुझे पता था कि B और C में से ही आंसर होगा, बट उसके बाद आई कुडंट डू इट। लेकिन मैं एक, अब जो मुझे नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, मतलब हो सकता है कि ये पोस्ट मैच एनालिसिस है तो बायस्ड हूँ मैं, लेकिन जस्ट सो दैट आई कैन शेयर इट विद यू। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मतलब मेरे को लगता है कि मुझे सोचना चाहिए था दैट A का तो 3 है ही, D का 1 है, ये भी पता चल गया, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि ये रिस्टोरेशन ऑफ स्पोर्ट पैलेस एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये अफ़गानिस्तान में है एक और एक भूटान में, इन दोनों में से कौन सा है।
तो डिकोया इट साउंड्स मोर लाइक अ भूटानीज नेम, और स्टोर पैलेस ऑल्दो ये भी कोई ऐसे अफगानी नाम नहीं लग रहा, बट डिकोया साउंड्स मोर लाइक अ भूटानीज नेम। मतलब हो सकता है, मतलब आई नो मैंने खुद एग्ज़ाम में नहीं कराई है, बट मैं कह रही हूँ कि कर सकते थे शायद ऐसा करके। आप नेक्स्ट देख सकते हैं, मतलब आगे कभी के लिए, बट मैंने नहीं करा तो मैंने भी उतना दिमाग नहीं लगाया एग्ज़ाम में, बट मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ सो दैट इन फ्यूचर। तो ये हो सकता था कि आप डिकोया का भूटान कर देते और ये कर देते, तो आपका इसमें आंसर आ जाता कि सी का, हाँ बी का हो जाता 2 एंड सी का हो जाता, सॉरी भूटान तो यही है, सॉरी आई एम सो सॉरी माई ट्रिक, सॉरी आई एम सो सॉरी, हाँ भूटान तो इसका ही है, ये भी इसका है, तो फिर तो आई थिंक ये लॉजिक नहीं लगेगा बिकॉज डिकोया स्टोर पैलेस अफगान, हाँ तो फिर तो आई थिंक हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते थे। और सॉरी ऑल दिस वाइल आई वेस्टेड योर टाइम, तो ठीक है, मतलब दिस स्टेटमेंट ठीक है। देखो ऐसे होता है आंसर अगर वो हो जाए तो। एनीवेज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ डिफेंस हार्डवेयर आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। अब नहीं पता था मुझे ये, मुझे लगा सुकोई रशिया से आता है तो रशिया ने मैन्युफैक्चर किया होगा ये, तो बाय दैट लॉजिक आई एलिमिनेटेड 1 ऑल दीज एंड ये मार्क कर दिया मैंने, जबकि एक्चुअल आंसर ये है 1 एंड 2, तो ये मेरा गलत ही है। पता नहीं ऐसे क्वेश्चंस कुछ पेजेस ऐसे होते हैं ना जहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस गलत करते रहते हो। दिस वाज आई थिंक वन ऑफ दोस पेज। नाउ दिस क्वेश्चन, कोलंबो प्रोसेस इज अ रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस इन विच मेंबर्स टेक बाइंडिंग डिसीजंस बाय कंसेंसस। अगेन बोला था बाइंडिंग गलत है, अब वहाँ पे एआई वाले क्वेश्चन में ये लॉजिक नहीं लगा पाई, बट यहाँ पे आई थिंक लग गया। बाइंडिंग डिसीजंस बाय कंसेंसस नहीं, इट साउंडेड वेरी वियर्ड। बाइंडिंग डिसीजन, और PYQ से भी एक ट्रेंड है कि बाइंडिंग कहीं पर भी अगर मेंशन होता है वो 99% केसेस में इट्स रॉन्ग, बिकॉज सी कोलंबो प्रोसेस कोई छोटा मोटा कुछ होगा, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, दीज यू नो ये हमें पता है कि ये बाइंडिंग डिसीजंस इनके नहीं होते, बहुत कम ट्रीटीज़ ऐसी होती हैं जो बाइंडिंग होती हैं उनके मेंबर्स पे, तो ये गलत हो गया। द मोमेंट यू डू दिस यू आर हियर विद इट। अब सेकंड तो आपको पता ही है, इसका मतलब करेक्ट है। द अबू धाबी डायलॉग इज़ अ वॉलंटरी, ठीक है आप पढ़ लेना कुछ भी। और वैसे भी लेबर के बारे में बात हो रही है, हमें पता है कि वो जो कफाला सिस्टम होता है वो कितना एक्सप्लॉयटेटिव होता है, तो मिडल ईस्ट में जो लोग काम करने जाते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स, तो उनके कंसर्न से रिलेटेड ये डायलॉग हो सकता है, तो इट साउंडेड राइट ऑल्सो। और प्लस एलिमिनेशन से भी जा रहा है, मतलब एलिमिनेशन से भी यही आ रहा है, तो होगा ही सही। द ग्लोबल फोरम फॉर माइग्रेशन डेवलपमेंट क्रिएटेड अपॉन द प्रपोजल ऑफ अ फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल इज़ अ वॉलंटरी फोरम हुज डिसीजंस आर नॉन बाइंडिंग। तो नॉन बाइंडिंग वाला पार्ट तो सही है। इसमें मैंने ये सही इसलिए माना क्योंकि इसमें दिया हुआ है क्रिएटेड अपॉन द प्रपोजल ऑफ अ फॉर्मर UN, उसने स्पेसिफिकली नहीं कमिट किया कि अभी करंटली जो UN सेक्रेटरी जनरल है, तो मुझे लगा कि हाँ मतलब ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, क्योंकि UN के कई सारे सेक्रेटरी जनरल रहे हो सकते हैं, किसी की ड्यूरेशन, किसी की टेन्योर की ड्यूरेशन में ये लॉन्च हुआ होगा, क्योंकि ग्लोबल फोरम भी है, मतलब ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा है, तो ये हो सकता है प्रपोजल आया हो। एंड डिसीजंस भी इसके नॉन बाइंडिंग, ऐसा भी नहीं कह रहा कि डिसीजंस बाइंडिंग है, तो इट साउंड्स वेरी रियल एंड नेचुरल ऑफ। एंड सबसे बड़ी बात कि ऑफ अ फॉर्मल, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि रिजिड नहीं कर रहा कि इसी जो अभी प्रेजेंटली जो सेक्रेटरी जनरल है उन्हीं के ड्यूरेशन में आया है, तो ये बहुत नेचुरल लगा मुझे, तो बाय दैट लॉजिक आई वेंट एंड दिस इज़ हाउ आई मार्क दिस स्टेटमेंट एज राइट, और यही आंसर है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आई स्किप्ड। ये मुझे पहले तो मैंने पढ़ा कि हाउ मैनी ऑफ अबव हैव बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़, मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा, तो मैंने सोचा सबको ही मिला होगा बिकॉज ये सब कुछ अच्छे काम ही कर रही हैं, यूनिसेफ, फूड प्रोग्राम, रेफ्यूजीज, ILO, बट देन आई रेड ट्वाइस ऑल्सो, तब तो आई गेव अप ऑन दिस क्वेश्चन, आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन, तो आई डिड नॉट डू इट। दिस क्वेश्चन ऑल्सो आई लेफ्ट, क्योंकि अब आप देखो ना ये कितने एब्सर्ड क्वेश्चन हैं, जस्ट यू नो सी द एब्सर्डिटी ऑफ दीज क्वेश्चंस। नाम भी नहीं है पूरा, मुझे क्या पता इसका मतलब क्या है। अगर पहली बात तो ईयर्स से भी मुझे कुछ नहीं हो जाता, अगर आप पूरा भी नाम दे देते ना तो ईयर्स से भी पता कुछ नहीं लग रहा है हमको, लेकिन आपने तो नाम भी पूरे नहीं दिए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि बस इतना समझ में आ रहा है UN, बट व्हाट डज MIL स्टैंड फॉर, तो नहीं, तो मतलब आई स्ट्रेट अवे लेफ्ट दीज क्वेश्चंस बिकॉज आई न्यू कि ये क्वेश्चंस दे आर शेयर टाइम वेस्ट, ये टाइम वेस्ट करेंगे आपका एग्ज़ाम में, और मतलब आप इससे तो आप अपना टाइम कहीं और। सिमिलरली आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन, व्हाट आर दीज क्वेश्चंस, मतलब हाउ ऑन अर्थ समबडी इज सपोज टू रिमेंबर दीज डिटेल्स, तो पता नहीं। दिस ऑल्सो आई लेफ्ट।
तो इस पेज पे तो मतलब चारों ही क्वेश्चन देखो 60 सारे ही मैंने छोड़े हैं इस पे तो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज। ठीक है, द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवैम्प्ड इज टू डेवलप द गवर्नेंस कैपेबिलिटीज ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टू डिलीवर ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हाँ, क्योंकि हमने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज उसके बारे में पढ़ा है और नाम इसका रिवैम्प्ड है, पंचायती राज के बारे में है, एसडीजी के बारे में डिलीवर करने के लिए। हाँ, बिकॉज एसडीजी के अंदर प्रैक्टिकली सब कुछ ही आ जाता है, आपका हेल्थ, एजुकेशन, सब कुछ। तो वो एसडीजी बोल दिया मतलब सब कुछ ही बोल दिया, डेवलपमेंट के सारे इंडिकेटर्स आपने अंदर मतलब सारे इंडिकेटर्स कवर कर लिए। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज़ डेफिनेटली राइट। द शेयर ऑफ द सेंट्रल फंडिंग इज़ 100% फॉर ऑल स्टेट्स। नो, वी नो 90-10 होती है, 80-20 भी होती है, कई जगह 75-25 भी होती है यूटीज़ के लिए, जो विदाउट लेजिस्लेचर है उनके लिए 100%। तो फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़ 100% सेंट्रल फंडिंग होगी, ये नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगा नहीं। स्पेशली ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम अगर होती तो हो सकता है कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती, लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे कुछ बेटर करना है। पंचायती राज एज यू नो इज़ अ लोकल गवर्नमेंट सब्जेक्ट, सॉरी इज़ अ, आई एम सो सॉरी, सो इट्स अ स्टेट्स, आई एम जस्ट, हाँ, सो इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। अब जो चीज़ स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब जो स्टेट्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनका भी उसमें एक शेयर है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उससे रिलेटेड और उसको रिवैम्प करने के लिए कोई स्कीम हो और उसमें स्टेट का कोई कंट्रीब्यूशन ही ना हो? भाई मतलब पैसे यार सबको ही, सबके पास ही कम होते हैं, तो वाई वुड सेंट्रल गवर्नमेंट टेक ऑल द बर्डन? तो इसलिए बाय दैट लॉजिक भी ये स्टेटमेंट, इस लॉजिक के हिसाब से भी ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। अब ये आ गया, इससे भी हमको समझ में आ रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट तो डेफिनेटली राइट है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट, द पीरियड ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज दिस। अच्छा, मुझे क्या लगा कि मैंने इसको सही माना, मुझे लगा कि 1 अप्रैल से 2021 से लेकर 2026, मतलब बिल्कुल 5 ईयर्स की एकदम टाइमलाइन दी हुई है। अच्छा, नाम भी इसका रिवैम्प था, तो मुझे लगा कि रिवैम्प स्कीम है, लिमिटेड टाइम के लिए आई होगी, 5 ईयर्स के लिए, मतलब प्लॉजिबल लग रहा है कि आंसर होगा। बट दिस वॉज एक्चुअली अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आंसर इसका ये है, तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ, दिस आई मार्क्ड रॉन्ग। ये इसका एक्चुअल आंसर है 2 ओनली, दिस इज़ द ओनली स्टेटमेंट दैट इज़ करेक्ट। ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। ओके, इतना मेस मचा दिया मैंने। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, टिपिकल होगा। कौन से मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के? इसको अगर किसी को नहीं भी पता था तो हमें पता होना चाहिए कि जो बेलारूस है वो तो बिल्कुल ऐसे रशिया का फ्रेंड है और इट इज़ अ वेरी नोटोरियस कंट्री। तो ये तो यूरोपियन यूनियन को कभी मेंबरशिप देंगे ही नहीं, मतलब कभी मिलेगी ही नहीं इनको तो। और मुझे ये भी पता था कि स्विट्ज़रलैंड इज़ अ वेरी न्यूट्रल कंट्री। तो आई थिंक वो स्विट्ज़रलैंड के संग ऐसा है कि वो शेंजन एरिया में तो आती है, लेकिन और शायद कस्टम्स में भी आती है, मतलब यूरोपियन कस्टम यूनियन में भी आती है, बट इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, दिस आई न्यू, तो आई एलिमिनेटेड ये। तो ये मैंने प्योर लॉजिक से किया था। एंड दे आर वेरी दे आर वेरी मतलब प्रो यूरोपियन यूनियन, एंड मतलब ये कंट्रीज़ लग रहा था। जर्मनी तो बिल्कुल लग रहा था, पोलैंड भी, और ऑप्शन में भी यही है, तो आई वेंट विद दिस आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन ऑल्सो आई लेफ्ट, मुझे कुछ नहीं पता था, मतलब सुना हुआ ये नोटिस, बट आई डिड नॉट इवन ट्राई टू अटेम्प्ट इट, मैंने पढ़े भी नहीं इनको, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी इनको, तो आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। दिस क्वेश्चन ऑल्सो आई कुडंट डू, मतलब इतना टाइम भी नहीं था मेरे पास, और मुझे लग रहा था कि ये मतलब कुछ इसमें से मुझे समझ ही नहीं आ रहा था दैट विच ऑप्शन आई शुड एलिमिनेट, सो आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। सो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं करूँगी बिकॉज मैंने खुद ही नहीं किया। दिस क्वेश्चन ऑल्सो मुझे समझ नहीं आया कि इनमें से कौन सा ऑप्शन वो हो सकता है, कुछ ऐसा लगा नहीं कि कौन से ऑप्शंस को मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ। सो इवन दिस क्वेश्चन ऑल्दो इट वॉज इन न्यूज़ बट आई हैड नॉट रेड इट, तो मैंने आई एलिमिनेटेड दिस, तो ये ऑल्सो आई डिड नॉट डू इट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, PIS recently introduced national standard, ओके पता नहीं था मैं आपको, हाँ देखो ये मैं आपको बता दी हूँ मैंने कैसे किया था, गलत है ऑल्दो ये मेरा। इट विल इम्प्रूव इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स अक्रॉस एजेंसीज, हाँ मतलब ये तो बहुत जनरल है कि इंटरऑपरेबिलिटी तो करेगा ही, तो बाय दैट लॉजिक वन हैज़ बिन एलिमिनेटेड। द न्यू स्टैंडर्ड इज़ नोन एज दिस, आई समहाउ मतलब क्योंकि मैं आपको बताती हूँ ये मैंने लास्ट में आई थी मैं इन क्वेश्चंस पे थोड़ा मैं अलग पैटर्न से अटैम्प्ट किया था, तो मुझे लग रहा था मेरे क्वेश्चंस उतने अटैम्प्ट नहीं हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हाँ इतना है होगा ही सही,
बस तुक्का, शेयर तुक्का था ये, इसमें कोई लॉजिक नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ये स्टेटमेंट मुझे समझ ही आ रहा था कि बहुत जेनरिक है, ये सही होगा। फिर मुझे लगा कि इतनी ऑर्गेनाइजेशंस दी हुई हैं, 30th सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट रशिया का भी मेंशन है, तो ये सही ही होगा, तो आई मार्क दिस राइट। जबकि द एक्चुअल आंसर इज़ एज गिवन बाय यूपीएससी इज़ दिस। मतलब ये इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में से कुछ तो, कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होगी जो गलत है, तो मतलब मेरा गलत ही हुआ ये, और मैंने तुक्का ही मारा था। मतलब दिस वाज नो लॉजिक, नो नॉलेज, नथिंग। और मतलब मुझे लगता है कि आप इस तरीके के क्वेश्चन इतने तुक्का मारना, मतलब यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम अटेम्प्टिंग सच क्वेश्चन जहाँ पे आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। जैसे इसमें मुझे बस कुछ भी आइडिया नहीं था, बट आई स्टिल वो सो डेस्परेट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सो आई मार्क्ड इट, एंड एंड में वो गलत ही हुआ। दिस क्वेश्चन ऑल्सो, व्हाट इज़ दिस एक्स, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, मतलब बिल्कुल ही मैंने छोड़ ही दिया। आई हैड नो होप्स फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये तो मतलब बिल्कुल ही ऐसा क्वेश्चन है कि बिल्कुल ही नहीं पता, तो आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन अगेन। दिस क्वेश्चन 72, which of the following statements with regard to Grand Slam tennis tournament are correct? The tournaments have a shared governance structure establishing the partnership among, just a second, yes, among the 4 Grand Slam tournaments they are open for entry to all। मतलब मुझे लगा सारे इंटरनेशनली रैंक्ड टेनिस प्लेयर्स जो 14 साल से ऊपर है उनके लिए खुला, अजीब लगता है, तो बाय दैट लॉजिक आई एलिमिनेटेड। ये जैसे ही मैंने एलिमिनेट करा, ये मैंने इसका आंसर मार्क कर दिया, बट दिस इज़ नॉट द राइट आंसर। द एक्चुअल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ ए। इसका आंसर ये है। तो जो क्वेश्चन मैंने, जो ऑप्शन मैंने एलिमिनेट किया था वो एक्चुअली में सही है, तो दिस इज़ राइट, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, तो ठीक है, ये भी मेरा गलत हुआ। दिस ऑल्सो आई डिड नॉट अटेम्प्ट, क्योंकि समझ नहीं आया, बट नाउ अब मैं आपको बता देती हूँ, और ये मैंने आंसर की, ट्रस्ट, बिलीव यू मी, मैंने ये घर पे आके ऐसे ही सॉल्व किया, और एंड आई रिग्रेटेड इट सो मच, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने ढंग से नहीं पढ़ा था। मैंने पता नहीं क्यों सोचा कि ये मैच द कॉलम है, जबकि ये एक्चुअली में नॉट करेक्ट पूछ रहा है, और इसमें से मुझे कुछ भी नहीं आता था। जो घर पे आके मैंने आंसर कीज़ जब आ गई, तब मैंने जब चेक किया, मुझे बस इतना पता था कि फॉक्सकॉन का एक प्लांट, जो कि ताइवान की कंपनी है, चिप्स शायद आईफोन असेंबल करने के लिए, उसका कोई जो प्लांट है या तो तमिलनाडु में आया है या फिर आंध्रा में, मतलब कोई तो सदर्न स्टेट में आया है, ऐसा मुझे ध्यान था, मैंने कोई न्यूज़ पढ़ी थी 1-2 साल पहले, और तो बाय दैट स्टेटमेंट आई वुड हैव नोन कि ये स्टेटमेंट गलत है, मध्य प्रदेश की जगह इन सदर्न स्टेट, मतलब कोई भी स्टेट में हो, मध्य प्रदेश में तो नहीं है ना, तो ये आंसर होता, बट ये मैं एग्ज़ाम में नहीं सोच पाई, बिकॉज मुझे लगा कि ये मैच द फॉलोइंग है, तो बस मैं आपको बता रही हूँ कि ये हो सकता था वैसे करके सॉल्व, बट ये तो वही पोस्ट मैच एनालिसिस है ना। ये भारत फोरकास्ट सिस्टम के बारे में, इसके बारे में मेंस में हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, तो ये तो मैं पता था पंचायत लेवल पे डेवलप करना है, बट समहाउ मुझे ऐसा ध्यान था कि आईआईटी दिल्ली ने इसको बनाया है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा मुझे लगा, पर ये गलत है, आंसर टू दिस इज़ एक्चुअली, तो ये भी क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। ये सब वो वाले क्वेश्चन जो मैंने डेस्परेशन में गलत कर रहे हैं सारे, बिकॉज दिस क्वेश्चन आई लेफ्ट, क्योंकि नो पॉइंट इन डिस्कसिंग, मतलब क्या इसको डिस्कस करें, कैसे पता, हाउ आर वी सपोज टू नो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो या 76 क्वेश्चन, सो हाँ, मतलब these are the questions that I wanted to discuss, and yeah, now just one thing, before ending this video I just want to repeat something, that I've been saying in my previous videos as well, that the purpose of this series is, not to prove that the 2026 prelims paper was easy, or that these questions could have been solved very comfortably. I don't think that's true. It was a genuinely difficult paper, and at many places it felt almost absurd, as you can see, like this question or this question. So these were, this was the height of absurdity. But the only point that I'm trying to make is that if we had somehow managed to stay calm in the examination hall and not let the difficulty of the paper affect our judgment, we could still have navigated our way through a good number of questions. This is what I think. So this series is less about showing how easy the paper was, because it was not, and it's more about showing how important sometimes how important composure, judgment and decision making become when you're facing a difficult paper like this.
So yeah, that's it from my side. If you found this analysis useful, please do like, subscribe and share the channel with other aspirants who might benefit from it. Also, I'd love to hear your thoughts. Do drop a comment and let me know what you think about this analysis and whether you agree or disagree with my approach to these questions. So yeah, thank you for watching and I'll see you in the next part. Thanks.